एक शेफ के बारे में नई जानकारी, जिसे ऊपरी तौर पर रसोई में उसके काम के लिए सराहा जाता था। लेकिन आपको बाथरूम में किसी के साथ पाया गया है। वहाँ एक और महिला भी है। अब उस शेफ पर पत्नी की भयानक हत्या का आरोप है, जिसके दोस्तों के मुताबिक वो दूसरों की बहुत परवाह करती थी। ये वीडियो मास लाइव के मुताबिक है। हमारे पास कुछ चौंकाने वाली नई जानकारी है कि शेफ से कथित हत्यारे बने जेफरी मैकडोनल्ड ने हत्या से ठीक पहले के घंटों में क्या किया था। हम लॉ एंड क्राइम के कार्यक्रम ऑन द केस में हैं। मैं लॉ एंड क्राइम हूं। अगर आप 22 अप्रैल से पहले जेफरी मैकडोनल्ड और यूमेस का नाम सर्च करते तो शायद आपको बहुत सारी पोस्ट्स मिलती जो बताती थीं कि वो एक शानदार शेफ थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय की भोजन सेवा के क्षेत्र में राह दिखाई। लेकिन अब तक हम जानते हैं कि उस आदमी के बारे में और भी बातें सामने आई हैं। हमने ये भी जाना कि वो सबसे पहले उस होटल में क्यों था। हम जेफरी मैकडोनल्ड की पत्नी, उस महिला के बारे में भी और जानकारी जान रहे हैं, जिसे उसने कथित तौर पर मारा था। कहा जाता है कि हत्या से पहले उसने अपनी दोस्त को अपने पति और अपनी चिंताओं के बारे में बताया था। अब पीड़िता का नाम एमा मैकडोनल्ड है और वो ऐसी महिला है जो अपने जीवन के लिए बहुत ध्यान और सम्मान की हकदार है। वो अपनी एक छोटी बेटी और 2 कुत्तों को पीछे छोड़ गई हैं, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थीं। दोस्तों का कहना है कि वो एक अद्भुत महिला थीं और हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इस समय उनके लिए न्याय दिलाने के प्रयास कैसे चल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति पर उनकी हत्या का आरोप है, वो बाहर से देखने पर एक बार फिर ऐसा व्यक्ति था जिसे कई मायनों में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था। वो एक पुरस्कार विजेता शेफ था और यूमेस कैंपस डाइनिंग के नेताओं में शामिल था। सच कहूं तो वो विश्वविद्यालय के लिए छात्रों को आकर्षित करने का एक बड़ा जरिया भी था। प्रिंसटन रिव्यू देखें। यहां देश की बेहतरीन कैंपस डाइनिंग जगहें मिलेंगी। अगर आप भावी छात्र हैं और ये जरूरी है, तो यूमेस सबसे अच्छा है, जिसमें शेफ जेफरी मैकडोनल्ड मुख्य कारण थे। 36 वर्षीय व्यक्ति को उनके खाना पकाने के लिए 2025 में अमेरिकन कुलिनरी फेडरेशन द्वारा शेफ ऑफ द ईयर नामित किया गया था। ये तो यूमेस एमहर्स्ट में शेफ के रूप में उनकी पाक विशेषज्ञता के लिए जीते कई पुरस्कारों में से एक है। लेकिन अब यह कहना मुश्किल है कि इन सब का कोई मतलब है, क्योंकि अब जब भी हम जेफरी मैकडोनल्ड के बारे में सोचते हैं या देखते हैं, तो यही छवि हमारे दिमाग में आती है। ये WWLP के अनुसार एम्मा मैकडोनल्ड की कथित हत्या के बाद उनकी पहली अदालत पेशी की तस्वीर है। ध्यान दें मेरी टीम, ध्यान दें मेरी टीम। एक कैंपस सेंटर दूर उस कैंपस सेंटर होटल यूमास कमरा 413 पर पहुंचे। यही 9 एक-एक डिस्पैचरों ने कहा जब होटल यूमास से पश्चिमी मैसाचुसेट्स में पुलिस को कॉल आई। ये पहले मास लाइव ने पोस्ट किया था। ये एक ऑन कैंपस होटल है और डिस्पैचरों ने बताया कि कमरा 413 में समस्या थी। यूएसपी चिल्ला रहे थे कि एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, अतिरिक्त स्टाफ चाहिए। उस हिस्से की नई जानकारी पर जाने से पहले मैं एमा मैकडोनल्ड के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो भी यूमास में कर्मचारी थीं। उनकी एक दोस्त ने बोस्टन ग्लोब को बताया कि उन्होंने 2022 में जेफरी मैकडोनल्ड से शादी की थी। उनकी एक 10 साल की बेटी और जेफरी की पिछली शादी से 2 बच्चे थे। हमारे पास नए दस्तावेज हैं जिनमें बच्चों की मां ने हाल ही में जेफरी से जुड़ी समस्याएं बताई हैं। एमा की एक दोस्त ने ग्लोब को बताया कि एमा हत्या से पहले के दिनों और हफ्तों में जेफरी के व्यवहार को लेकर चिंतित थीं। उसने कहा कि एमा जेफरी से प्यार करती थी और उस पर सच में विश्वास करती थी, जिससे यह कहानी और भी दुखद बन जाती है। हालांकि अपने इंटरव्यू में एक किस्सा था जो वाकई अलग था और उसने जेफरी मैकडोनल्ड के कुछ बहुत अजीब व्यवहार को उजागर किया, जो कथित तौर पर पिछले महीने के दौरान हुआ था। इस दोस्त ने कहा कि जेफरी और एमा ने एमा की मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले अपने बच्चों के साथ डिज्नी वर्ल्ड जाने का प्लान बनाया था। सोचिए, कितना चौंकाने वाला है कि जेफरी ने 1 हफ्ते बाद ही तलाक मांग लिया। 22 अप्रैल को हत्या वाले दिन मास लाइव ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें जेफरी कैंपस के तालाब में शेफ की ड्रेस पहनकर कूदते दिखा। उस दिन एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में तापमान 20 के आसपास फ़ारेनहाइट था।
वीडियो में जब जेफरी पानी में जाता है तो लोग हंसते हैं, लेकिन वो वीडियो असल में उस स्थिति के माहौल को नहीं बताता। बॉस्टन ग्लोब के लेख में एम्मा के दोस्त ने कहा कि जेफरी के तालाब से बाहर आने के बाद उसके व्यवहार को देखकर किसी ने 911 पर कॉल किया था। फिर पुलिस से बात करने के बाद, और हमें उस बातचीत की पूरी जानकारी नहीं है, जेफरी ने उस रात के लिए होटल यूमेस में एक कमरा बुक किया और दोस्त का कहना है कि एमा की योजना घर पर ही रहने की थी। वे कैंपस से लगभग 20 मिनट की दूरी पर रहते थे और दोस्त ने कहा, उद्धरण, उसकी हरकतों और जो कुछ भी चल रहा था उसकी वजह से उन्हें शांत होने की सलाह दी गई थी। उद्धरण समाप्त। 17 IM के लिए वैदिक 3। सही है मेडिसिन। मुझे तुरंत एक और एम्बुलेंस चाहिए और 7 और जोड़ें कृपया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उस रात यही हुआ था। बुधवार 22 अप्रैल 2026 को लगभग 7:42 बजे शाम को यूएमएस एमहर्स्ट पुलिस विभाग के अधिकारी और फायर फाइटर एमहर्स्ट फायर डिपार्टमेंट के पैरामेडिक्स को होटल यूएमएस के रूम 413 वन कैंपस सेंटर वे एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स भेजा गया 1911 कॉल के बाद, जिसमें उस स्थान पर आपातकालीन स्थिति बताई गई थी। परिस्थितियों को देखते हुए हैडली पुलिस विभाग भी सहायता के लिए पहुंचा। अब आप कह रहे हैं कि होटल की चौथी मंजिल पर जो कुछ हो रहा है उससे निपटने के लिए कई एजेंसियां पहुंच रही हैं। पुलिस जब कमरे नंबर 413 पहुंची तो उनका सामना उसी व्यक्ति से हुआ जिसे आप कैंपस के शेफ के रूप में गले में मेडल्स पहनकर मुस्कुराते देखते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से वे कथित तौर पर बातचीत कर रहे थे उसका व्यवहार उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जिसे समुदाय जानता था या समझता था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, उद्धरण, पुलिस अधिकारियों के पहुंचने पर उनके और एक पुरुष जेफरी सी मैकडॉनल्ड के बीच एक हिंसक संघर्ष हुआ, जिसके दौरान जे मैकडॉनल्ड ने अधिकारियों की ओर वस्तुएं फेंकी और एक से अधिक बार एक यूमैस पुलिस अधिकारी के चेहरे पर वार किया। पहले पहुंचने वाले कर्मियों ने मौके पर सिर्फ यही नहीं देखा। कमरा 413 में प्रवेश करने पर अधिकारियों ने एक मृत महिला को गंभीर चोटों के साथ पाया। महिला की चोटों की गंभीरता को देखते हुए जांचकर्ताओं को स्पष्ट रूप से लगा कि उसकी चोटें किसी हिंसक हमले का परिणाम थीं। अब यहीं से कहानी और भी चौंकाने वाला मोड़ लेती है। उद्धरण, जे मैकडॉनल्ड को गिरफ्तार किया गया और यूमैस एमहर्स्ट पुलिस विभाग ले जाया गया। मिरांडा अधिकार पढ़ाए जाने के बाद जे मैकडॉनल्ड ने जांचकर्ताओं से बात की और स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर अपनी, जिसका नाम हटा दिया गया है, को पीटकर मार डाला, अपने हाथों, पैरों और कई अन्य कुंद वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए, और उसने ऐसा करते हुए उसे मारने का इरादा किया था। पुलिस के अनुसार जेफरी मैकडॉनल्ड ने कबूल किया कि उसने जानबूझकर एमा को अपने हाथों, पैरों और कई कुंद वस्तुओं से पीट कर मार डाला। अगले दिन जेफरी पहली बार अदालत में पेश हुआ WWLP के अनुसार, और सुनवाई के दौरान उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैकडॉनल्ड ने अपने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी और उसे 22 मई को निर्धारित संभावित कारणों पर सुनवाई से पहले जमानत नहीं दी गई और उसकी मानसिक जांच कराई जाएगी। मैं इस पर हमारे मेहमान से जल्द ही बात करूंगा, क्योंकि इससे मामले पर बड़ा असर पड़ सकता है। ध्यान देना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब जेफरी के कथित व्यवहार ने चिंता बढ़ाई है। ये पहले भी कानून में उठ चुका है। ये रिकॉर्ड हमें उसकी 2 बच्चों की मां से जुड़े कस्टडी केस में मिले जो 2021 से जुड़ा है। ये रिकॉर्ड हमें हैम्पडेन काउंटी मैसाचुसेट्स के फैमिली और प्रोबेट कोर्ट में मिले। सितंबर 2024 में मैकडॉनल्ड्स के बच्चों की मां ने लिखा कि वो उस कस्टडी व्यवस्था को बदलना चाहती हैं जो उनके पास थी, क्योंकि, उद्धरण, बच्चों ने अपने पिता द्वारा की गई मौखिक गाली गलौज, चिल्लाने, अपमानजनक नामों से पुकारे जाने, गाली देने, पिता और सौतेली मां के बीच अपमानजनक मौखिक गाली गलौज देखने और कल शारीरिक हिंसा की रिपोर्ट की है। सबसे बड़े बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने सोमवार 16 सितंबर को उसे पूरी ताकत से एक मेज पर धक्का दिया और कई बार उसके चेहरे पर चोट पहुंचाई है। पिछले साल से बच्चे मांग कर रहे हैं कि उन्हें पिता के घर न जाना पड़े। दोनों बच्चों ने बताया कि पिता ने उन्हें मां को दुर्व्यवहार न बताने को कहा और वे बदले की कार्रवाई व पिता के डर से डरे हैं। महिला द्वारा मैकडॉनल्ड पर मामला दर्ज करने के 2 महीने बाद जज ने केस खारिज कर दिया क्योंकि दोनों कोर्ट नहीं आए।
अब हमारे साथ मिल्बा पियर्सन है, जो नागरिक अधिकारों और आपराधिक कानून की वकील और रेसिडेंट लीगल दीवा यूट्यूब चैनल की होस्ट हैं। लॉ एंड क्राइम पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं, यह एक बहुत ही कठिन मामला है, जिसमें कथित घरेलू हिंसा शामिल है, और इसमें समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो वास्तव में जाना पहचाना है। इस दिन जेफरी मैकडोनल्ड के व्यवहार के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं, आप उन्हें किस तरह देखते हैं? लेकिन फिर ऐसा भी लगता है कि जब आप कुछ हफ्ते पीछे जाते हैं, तो कुछ लोगों ने उनके व्यवहार को लेकर कुछ चीजों को चेतावनी संकेत के रूप में बताया है। हाँ क्रिश, आपके साथ रहना हमेशा अच्छा लगता है। ये मामले वाकई दिल तोड़ने वाले होते हैं। अक्सर सवाल उठता है कि कौन से चेतावनी संकेत छूट या नजरअंदाज हो गए। कभी कभी संकेत होते हैं, कभी नहीं। ऐसा लगता है कि पिछले हफ्तों में उसने, मैं ये बात सावधानी से कह रही हूं, आगे बताऊंगी क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके अजीब व्यवहार से यही लगता है कि वो लगभग मानसिक टूटन की हालत में था, और जैसे किसी बर्फ जैसे ठंडे तालाब में कूदना। आप जानती हैं, चाहे वो हत्या से एक दिन पहले हो या उसी सुबह। तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि उसे किसी तरह की मानसिक समस्याएं हो रही थी। ये कोई अनजानी मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती थी, या फिर सिर्फ तनाव की वजह से कोई ब्रेकडाउन हो सकता था, कौन जानता है। मैं एक बात साफ करना चाहती हूं। दोनों बातें सच हो सकती हैं। आपको मानसिक बीमारी हो सकती है और फिर भी आप उत्पीड़क न हो। आप मानसिक बीमारी से पीड़ित और शोषक दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों चीजें लगभग अलग हैं। क्योंकि ये सोच और इस बात पर निर्भर करता है कि आप रिश्ते को कैसे देखते हैं। अगर आप पार्टनर को संपत्ति समझते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य से इसका कोई संबंध नहीं है ना। ये तो बस आपकी अपनी सोच है जो आपको हिंसक तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया है, फिर भी वे अपने पार्टनर को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं हमेशा ऐसा नहीं चाहती। घरेलू हिंसा की घटना को सिर्फ एक वजह तक सीमित कर देना आसान है, क्योंकि हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ और ये भयानक है। ऐसे में जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान होता है। ओ, उस व्यक्ति को मानसिक, आप जानती हैं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या मानसिक स्वास्थ्य विकार है। ये हमारी पहली सोच नहीं होनी चाहिए। ये सच है, लेकिन घरेलू हिंसा को सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का मामला मानने के बजाय इसके पीछे की सामाजिक सोच और मुद्दों को भी समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत अच्छा बिंदु है, और ये एक तरह से एक साइड कमेंट है कि बहुत सारे लोग हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों के साथ रहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमने जिन कहानियों को कवर किया है, उनमें हमने ये जरूर देखा है। लेकिन कई लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं सुनते, और वे सामान्य जीवन जीते हैं, जेफरी मैकडोनल्ड जैसी स्थिति में नहीं आते। मुझे नहीं पता उनकी मानसिक बीमारी की पहचान हुई है या नहीं, लेकिन बताया गया है कि वे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजर रहे हैं। वो मूल्यांकन संभावित रूप से क्या पता लगाएगा, जैसे यह कानूनी व्यवस्था के लिहाज से उनके मामले में कैसे असर डालेगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि क्या वह मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है या नहीं। उन्हें अपनी रक्षा में सार्थक रूप से भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, यही मानक है। तो मैं एक काल्पनिक उदाहरण देने जा रही हूं जो थोड़ा सरल होगा, लेकिन उम्मीद है कि इससे बात समझ में आ जाएगी। यह मूल रूप से ऐसा है जैसे आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप कहें, मार्शियन कल आ रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं हैं कि आप अपने बचाव वकील से रणनीति के बारे में सार्थक रूप से बात कर सकें कि क्या मुझे गवाही देनी चाहिए, क्या मुझे गवाही नहीं देनी चाहिए। अगर बचाव वकील आपको कुछ सबूत दिखाता है जो अभियोजन पक्ष के पास आपके खिलाफ हैं, तो क्या आप कम से कम यह बुनियादी समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कहें, ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं गवाही नहीं देना चाहती, या इसका इस वजह से विरोध करती हूं, या कोई और गवाह है। आप जानती हैं, वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बचाव वकील एक केस तैयार कर सके और अदालत में आपकी प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। तो मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या वह वास्तव में मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है या नहीं। अगर वो सक्षम नहीं है, तो संभवतः उसे एक ऐसे संस्थान में भेजा जाएगा जहां उसे इलाज मिलेगा, और आमतौर पर लगभग 6 महीने से 1 साल के भीतर वे केस को वापस लाते हैं और फिर से एक मूल्यांकन करते हैं, और फिर उस समय यह तय करते हैं कि क्या वह वास्तव में मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो यही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पूरा उद्देश्य यही है कि क्या हम उसकी कॉम्पिटेंसी यानी योग्यता को फिर से बहाल कर सकते हैं।
या अगर नहीं, अगर वो व्यक्ति सच में मानसिक रूप से उस हालत में नहीं है, तो फिर चर्चा ये होगी कि क्या ये मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोष मुक्त है या इसी तरह की कोई बात है। हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले, क्या वह मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है? अगर वो मुकदमे के लिए सक्षम है, तो क्या उसकी मानसिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, जैसे सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर बीमारी? अगर ऐसा है, तो ठीक है, चलिए उसे दवा पर रखते हैं, ताकि वह फिर से स्पष्ट रूप से सोच सके और अपनी रक्षा में भाग ले सके। तो ये सारी बातें बचाव की रणनीति के साथ-साथ अभियोजन की रणनीति में भी अहम भूमिका निभाती हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति अभी मुकदमे का सामना नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये वैसा नहीं है। जब कोई मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोषमुक्त माना जाता है, तो वह स्थिति उस समय से अलग होती है जब किसी को अयोग्य माना जाता है। सही है, क्योंकि मानसिक विक्षिप्तता के कारण दोष मुक्त होना का मतलब है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दूर जा चुका है। ऐसा नहीं है। चाहे आप 6 महीने, 1 साल या 2 साल दवा दें, वे इतनी जल्दी नहीं लौटेंगे। ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। तो आमतौर पर लोग फिर से सक्षम होने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई मानसिक स्वास्थ्य विकार बिना पहचाने रह जाता है। और अगर ऐसा है तो ठीक है, उन्हें एक उपचार योजना शुरू कर दें और कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वे फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, तो वो ऐसी स्थिति होती है जहां पहले के समय में आप जानते हैं, उन्हें मानसिक संस्थान में भेज दिया जाता था, है ना? हम अब ऐसा नहीं करते, लेकिन उन लोगों के लिए प्रावधान है जो सक्षम नहीं हैं। मुझे नहीं पता यहाँ ऐसा मामला है या नहीं, फिर भी अभी शुरुआती दिन है। हमें देखना होगा कि मूल्यांकन क्या कहता है और हमें यह भी देखना होगा कि जज अंत में क्या फैसला लेते हैं। और फिर से यह भी हो सकता है कि उनका 3 डॉक्टरों द्वारा मूल्यांकन कराया जाए, क्योंकि आप जानती हैं, बचाव पक्ष अपने पसंदीदा डॉक्टरों के पास अपने क्लाइंट को ले जाना चाहेगा और अभियोजन पक्ष भी किसी ऐसे व्यक्ति को लाएगा जिसे वे विशेषज्ञ मानते हैं। और फिर अदालत भी कह सकती है, आप जानती हैं क्या, मैं चाहती हूं कि इस व्यक्ति को लाया जाए जो मुझे सबसे निष्पक्ष लगता है। वे तीनों रिपोर्ट्स को देखेंगे और फिर तय करेंगे कि कोई व्यक्ति मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम है या नहीं, अगर यह वाकई में कोई मुद्दा है। और जब बात आती है, तो वह बहुत ही गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिता सकता है। और बेशक, जब तक ऐसा नहीं होता, उसे निर्दोष ही माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जहां आप उस दिन को देखें और वह पानी में कूद रहा हो और लोग हंस रहे हों, फिर बताया गया कि वहां से 911 पर एक कॉल हुई थी। इसी कारण वह होटल पहुंचा। पुलिस ने कहा, तुम आज रात यहीं कमरा ले लो और शांत हो जाओ। ऐसा लगता है एम्मा भी वहां थी, जबकि दोस्त ने कहा था वो घर पर रहने वाली थी। पुलिस ने इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा। और इस हिस्से से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं जो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आपने इसे सुना और एक व्यक्ति ने इसे असामान्य व्यवहार बताया। लेकिन फिर आप पिछले कई हफ्तों के इस पैटर्न को देखते हैं, जहां वे रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी जाने वाले थे और फिर उन्होंने फैसला किया। फिर वो कहते हैं कि वो तलाक चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि कानूनी व्यवस्था कैसे काम करती है। अगर ऐसा मामला है जहां शायद उस पल में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन साथ ही एक पैटर्न भी है जहां शायद घरेलू हिंसा हो रही है, और आप इस केस को बना रहे हैं, तो कानूनी व्यवस्था इसे कैसे संतुलित करती है जहां दोनों बातें सच हो सकती हैं। हाँ, और फिर से जब हम तथ्यों को सुनते हैं तो ये बहुत परेशान करने वाला होता है, क्योंकि आमतौर पर हम इसका उल्टा देखते हैं। आमतौर पर जीवन साथी ही तलाक की मांग करता है और फिर वही चीज हिंसक घटना को ट्रिगर करती है जब उस व्यक्ति को, यानी जो अत्याचारी है, उसे लगता है कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया है और अब वे हिंसा का इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व और नियंत्रण फिर से स्थापित करना चाहते हैं और फिर यह एक घातक परिणाम की ओर ले जाता है। तो वो हिस्सा वहां है, लेकिन मैं जिस चीज को देख रही हूं वो एक संभावित चूक भी है। हर राज्य में अनैच्छिक अस्पताल में भर्ती का तरीका होता है। फ्लोरिडा में, जहां मैं हूं, इसे बेकर एक्ट कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसमें कानून प्रवर्तन किसी को हिरासत में लेता है, लेकिन जेल में नहीं डालता। उन्हें हिरासत में लेकर 24 से 48 घंटे निगरानी के लिए अस्पताल लाया जाता है, ताकि पता चले क्या उस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, क्या उन्हें दवा की जरूरत है, ठीक है, और उसी के आधार पर उन्हें रेफरल दिए जाते हैं, ठीक है। आपको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, आपको इस प्रोग्राम में जाना चाहिए, जो भी मामला हो।
लेकिन कम से कम मेरे लिए यही सही तरीका है उस शांत होने के समय का, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो परेशान था, वे नाराज थे और उनका झगड़ा हुआ था। तुम यहां जाओ, वहां जाओ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, फिर कल करो। तुम एक बर्फीली झील में कूद रहे हो। तुम ऐसे अजीब व्यवहार दिखा रहे हो जो मानसिक संकट के अनुरूप हो सकते हैं। तो पुलिस विभाग को उसे ले जाना चाहिए था और मूल रूप से जबरन अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। और शायद आज वो अब भी हमारे साथ होती। ये पुलिस पर दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी परिदृश्य है जहां अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया होता तो शायद उसे वह मदद मिल जाती जिसकी उसे जरूरत थी। फिर से मान लेते हैं कि यह पूरी तरह मानसिक स्वास्थ्य का मामला था और इससे एक घातक घटना को टाला जा सकता था। हाँ, और यह एक बिल्कुल ही अलग मामला है। आप जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं, हर कोई गैबी पेटिटो केस को याद करता है जहां मुझे लगता है ब्रायन लॉन्ड्री आखिरकार होटल गया था। वह उनके पास जो आरवी था उसमें ही रुक गई थी और फिर आखिरकार वे उस रात मिल गए थे। इस मामले में दोस्त कह रहा है कि एमा मैकडॉनल्ड घर जा रही थी और जेफरी मैकडॉनल्ड होटल में रुकने वाला था। ये दिलचस्प होगा। मैं जानता हूं कि स्थानीय जिला अटॉर्नी ने अभी तक इससे संबंधित किसी भी चीज पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं, दुख की बात है कि हमें पारिवारिक हिंसा और घरेलू हिंसा के मामलों के बारे में और उन कहानियों के बारे में जिनकी हमने बहुत बार रिपोर्टिंग की है, बात करनी पड़ी है। और एक बात जो मुझे खास तौर पर याद रही, जो उसके दोस्त ने बॉस्टन ग्लोब को बताई थी, वो ये थी कि आप जानते हैं, एमा उससे प्यार करती थी और वो सच में उस पर विश्वास करती थी। वो इंसान खास था, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं वेस्टर्न मेस में काम करता था और कह सकता हूं कि यूमेस अपने कैंपस डाइनिंग को बेहद गंभीरता से लेता है। यह इस स्कूल के लिए छात्रों को आकर्षित करने का एक जरिया है और उसका प्रतीक था। आप समझ सकते हैं क्यों कोई उस पर विश्वास कर सकता है। कुछ घरेलू हिंसा मामलों में जागरूकता के लिए आप क्या देखते हैं? अक्सर हम बुरे पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन अच्छे पलों को देखते हुए यह सिर्फ किसी बुरे रिश्ते की सीधी कहानी नहीं लगती। लेकिन हम अक्सर बस यही देखते हैं, जैसे चीजों में जो जहर होता है, जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे डिज्नी ट्रिप की प्लानिंग करना, और फिर हालात अचानक नीचे गिर जाते हैं। इस मामले में कथित तौर पर वो 1 हफ्ते बाद तलाक चाहता था, जो समझना मुश्किल है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पास जो थोड़े बहुत तथ्य हैं उनके आधार पर, क्योंकि हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन वो व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत मेल खाता है, चाहे वो बाइपोलर हो या कुछ और, लेकिन वे इन उतार चढ़ावों से गुजर रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होना जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा हो, खासकर अगर उसकी समस्या की पहचान न हुई हो और वह किसी उपचार योजना पर भी न हो, बेहद मुश्किल होता है। आप रोज खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, आपको यह भी नहीं पता कि सुबह सामने वाला किस हाल में मिलेगा, है ना? आज वो ठीक हो सकते हैं, कल कुछ और, या पल में भी मूड बदल सकता है ना? ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसी के साथ लोग अक्सर घरेलू हिंसा या करीबी रिश्तों में होने वाली हिंसा के बारे में ये भूल जाते हैं कि हर दिन कोई हिंसक घटना नहीं होती है। कुछ मामलों में हाँ, लेकिन आम तौर पर हो सकता है आज कुछ हुआ हो, फिर वो होता है, मुझे माफ कर दो, वो पूरा चक्र चलता है, ये सब बातें होती हैं। हो सकता है अगली घटना 3 महीने तक न हो और उन 3 महीनों के बीच आप काम पर जा रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और आप जरूरी नहीं कि सबको बताएं कि ओ भगवान, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे साथी ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है वगैरह। आप बस एक सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। मुझे लगता है लोग कभी-कभी सोचते हैं कि हर दिन एक भयानक, हिंसक और पागलपन भरी स्थिति होती है। अधिकतर लोग मानसिक रूप से लंबे समय तक ऐसी स्थिति में नहीं टिक पाते क्योंकि यह बहुत अधिक होता है। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और फर्क बस इतना है कि जब किसी भी रिश्ते में बहस होती है तो यहां वो बहस हिंसक हो जाती है या फिर जबरदस्ती या और भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो पीछे चल रही होती हैं। मैं सिर्फ यही याद दिलाना चाहती हूं कि कई बार कोई संकेत नहीं मिलते, कई लोग निजी होते हैं और बाहर से उनकी आंख पर चोट का निशान नहीं दिखता, उनकी हड्डियां टूटी नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि वो अपने पैसों पर खुद नियंत्रण ना रख पाएं। हो सकता है कि वो बिना किसी परेशानी के दोस्तों के साथ बाहर ना जा पाएं या अपने परिवार के सदस्यों से न मिल पाएं। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं
और ये जरूरी नहीं कि हर किसी को दिखाई दे। तो मैं बस उन लोगों को दिलासा देना चाहती हूं जो इससे प्रभावित हैं, क्योंकि एक बार फिर और दुख की बात है, मैं इसे बहुत से स्तरों पर खुद जानती हूं, सिर्फ एक अभियोजक के तौर पर नहीं। आप इस सब को बार बार सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? उसने इस बातचीत में यह कहा था, क्या वो सच में मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? क्या वो मदद के लिए पुकार रही थी? आप खुद को इस बारे में सोच सोच कर पीने लगेंगे। ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। आप बस वही कर सकती हैं जो आप कर सकती हैं, और कोशिश करें कि जो खूबसूरत यादें आपने अपने प्रियजन के साथ बिताई हैं, उनमें सुकून ढूंढें। बार बार उन पलों को दोहराने की कोशिश ना करें, आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, और ये सच में बहुत अच्छी तरह से कहा आपने, और यही वजह है कि ये कहानी बहुत कठिन है। पुलिस के अनुसार जब उन्हें उनके मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए गए, तो उन्होंने काफी हद तक ये बात कबूल कर ली, जैसा कि हम पुलिस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। ये जानते हुए, जरूरी नहीं कि ये ऐसा मामला हो जिसमें पता लगाना पड़े कि ये किसने किया। शायद उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी पहचानी गई हो। अगर ये मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर दोष मुक्ति वाली दलील नहीं है, तो ये उसकी बचाव दलील में कैसे काम आता है? अभियोजक हत्या का आरोप लगाकर ट्रायल कर रहे हैं। उनका कहना है कि वही दोषी है। बचाव पक्ष के पास बस यही तर्क है कि उसके पास पहले से मौजूद लेकिन पहले निदान न हुई कोई समस्या है। मुझे नहीं पता, मैं सामान्य तौर पर कह रहा हूं, ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, मामला ऐसे बढ़ेगा कि बचाव पक्ष मंशा पर सवाल उठाएगा और कहेगा, क्या वो सच में नुकसान पहुंचाने की मंशा बना पाया था? क्या उसे सच में पता था कि वो क्या कर रहा है? मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा बचाव में अलग अलग समय पर जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि वो समाज का उत्पादक सदस्य है। अगर हम कल्पना करें, वो एक आप जानते हैं, उसकी एक बहुत सार्वजनिक छवि है और उसका काम भी लोगों के सामने रहने वाला है, और वो इसमें सफल भी रहा है। ये उसका सामान्य व्यवहार नहीं है, ये बस एक अस्थायी विचलन था। आप जानते हैं, वो मदद लेने जा रहा है वगैरह। मुझे नहीं पता इसका जूरी पर क्या असर होगा। क्योंकि अगर ये मानसिक विक्षिप्तता के आधार पर दोष मुक्ति जैसी स्थिति नहीं है, मतलब अगर वो स्तर नहीं छूता, तो आपके पास उसके अलावा क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। संविधान आपको बचाव का अधिकार देता है, भले ही वो जीत दिलाए या नहीं। बचाव पक्ष का वकील उपलब्ध तथ्यों के साथ ही काम कर सकता है, कुछ नया नहीं बना सकता। जो है वही है। लेकिन आप जानती हैं, ये एक ऐसा मामला है जो मुझे लगता है कि एक प्ली डील में ही सुलझेगा, क्योंकि आप ट्रायल में क्या लेकर जाएंगे? आपके पास तो साफ साफ कबूलनामा है। आप जानती हैं, मेडिकल एग्जामिनर और कोरोनर कहेंगे कि ये हत्या है। आप जानती हैं, आपके पास होटल रूम से मिली सबूत हैं, सारे दोस्त और बाकी लोग जिन्होंने अजीब व्यवहार देखा, उसका तालाब में कूदने का वीडियो, ये सब कुछ है। मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं दिखता जिसमें वो ट्रायल तक जा सके और किसी तरह जीत सके। तो मुझे लगता है कि ये मामला शायद एक प्ली डील में ही सुलझेगा। हाँ, और अब देखना होगा आगे क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई बहुत दुखद कहानी है। मुझे पता है कि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल यूएस में एमा मैकडॉनल्ड के लिए एक श्रद्धांजलि सभा हुई थी, जो वहां की प्रिय सदस्य और एक मां थीं, जिन्होंने अपनी बेटी को पीछे छोड़ा। ये सच में बहुत दुखद है। मेलबा पियर्सन, हमेशा हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। आप उन्हें रेजिडेंट लीगल दीवा यूट्यूब चैनल की होस्ट के रूप में देख सकते हैं। लॉ एंड क्राइम पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश। एमा की याद में यूमास कैंपस में श्रद्धांजलि सभा हुआ। वो वहां काम भी करती थीं। उसकी 10 साल की बेटी के लिए गोफंडमी चल रहा है, जिसमें $20,000 से ज्यादा जमा हुए हैं। जाने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण संसाधन का जिक्र करना चाहता हूं, जो घरेलू हिंसा के मामलों में मदद करता है। ये मामला भी कथित तौर पर ऐसा ही था। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं, तो आप राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 1-800-799 सेफ पर कॉल कर सकते हैं, या स्टार्ट लिखकर 88,788 पर मैसेज कर सकते हैं, और आप गुमनाम रह सकते हैं। और ये हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर स्ट्रीमिंग। मैं क्रिस स्टीवर्ट, अगली बार मिलते हैं।